कामला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका दोनों सूरतों में ही कल नई तारीख क्यों लिखेगा? कामला जीते या ट्रंप, अमेरिका कितना बदलेगा और साथ ही दुनिया को कितना तब्दील करेगा? कांग्रेशनल इंतखाबात नए सदर पर शिकंजा कितना मजबूत करेंगे और रियासती इंतखाबात में कितने पाकिस्तानी उम्मीदवार जीतेंगे? ये सब और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनैद और जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूएस इलेक्शन स्पेशल 2024। आज के प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका के सदर जो बाइडेन के मुशीर शाहिद खान साहब। टेक्सास से हमारे साथ हैं पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट सलमान भुजानी और सुलेमान लालानी। न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान। रियासत मिज़ोरी से असफर मलिक, तनवीर अहमद साहब भी हमारे साथ हैं और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर, जो आलमी अमूर के तज्ज़ियाकार भी हैं। हम सबसे पहले वाशिंगटन में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद से। वाजिद, अमेरिका में तो कल सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। वाइट हाउस समेत अहम मकामात पर जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, 4 साल पहले की तल्ख यादों के सबब है ये? अमेरिका में सदारती इंतखाब हो या कांग्रेशनल, आमतौर पर बहुत पुरअमन रहता है। किसी पोलिंग स्टेशन के आपको हंगामे की कोई खबर या ये कि वहाँ पर पुलिस नाफिज कर दी गई है या सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर पहुंचे हैं और उनको घेरे में लिया गया है, इस किस्म की खबरें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। लेकिन जो 2020 में हुआ, जिसका आप रेफरेंस भी दे रहे हैं, उसमें जब अटैक किया गया था तो ये याद रखना चाहिए कि वो इलेक्शंस के बाद हुआ, जिसमें जो नताइज आए थे उसको जब मानने से इनकार किया गया और उसके नतीजे में जब उकसाया गया अपने साथियों को या हामियों को, सदर ट्रंप ने उकसाया कि वो अटैक करें, तो उसके बाद जो फेंसेस हैं वो कैपिटल हिल के बाहर और व्हाइट हाउस के बाहर लगाई गई थी। ये फेंसेस जो हैं वो ओथ लेने तक, जब सदर बाइडेन ने ओथ लिया तब तक वहां पर मौजूद रही हैं। इस वक्त भी कैपिटल हिल के बाहर तो कोई ऐसा फेंसेस वगैरह का नजर नहीं आता, ना कोई और इस किस्म का ब्लॉकेट किया गया है, लेकिन व्हाइट हाउस के सामने जरूर एक स्ट्रक्चर फेंसेस का खड़ा किया गया है। ये इसमें गौरतलब बात है कि यहाँ पर भी पुलिस नहीं आपको नजर आएगी। यहाँ पर जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लोग यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे। ये सिर्फ फेंसेस हैं जो इसको रोकने के लिए कि लोग अंदर ना आ सकें। उस एरिया में जहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस के आगे एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। रिवायती तौर पर होता ये आया है कि जब कोई भी सदर बनता है उम्मीदवार, तो वो ओथ लेने के बाद जो कैपिटल हिल पे लेते हैं तो वो वॉक डाउन करते हैं व्हाइट हाउस तक, और फिर व्हाइट हाउस के बाहर ये जो स्ट्रक्चर है इस पे इसकी सेलिब्रेशंस होती हैं जिस उम्मीदवार ने भी, जिस कैंडिडेट ने भी इलेक्शन जीता होता है उसके लिए। जी शाहिद खान साहब, मिशिगन में कैंपेन ट्रेल के दौरान वक्त निकालने का शुक्रिया। देखिए, दाखिली मामलात में दोनों सदारती उम्मीदवारों की जो पॉलिसी है इसमें खलीज नजर आती है। कामला जीती या ट्रंप, ये बताइए कि इमिग्रेंट कम्युनिटी के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उसका कितना इम्पेक्ट होगा इस कम्युनिटी के ऊपर? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। इसमें ये देखिए, इससे इलेक्शन ऑफ चॉइसेस। अब एक कैंडिडेट है, उसकी डिफरेंट विजन है फॉर द यूएस, दूसरा कैंडिडेट है उसकी बिल्कुल डिफरेंट विजन है फॉर द यूएस। तो आई थिंक इट डिपेंड्स व्हाट पीपल लाइक टू सी। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, कंट्री के इश्यूज हैं, पॉलिसी के इश्यूज हैं, मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस है उसके इश्यूज हैं, यूक्रेन वॉर के इश्यूज हैं, टैक्सेस के इश्यूज हैं और हेल्थ केयर के इश्यूज हैं, वुमेन राइट्स के इश्यूज हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं। तो उसमें बिल्कुल दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पोजीशन डिफरेंट है। तो इस वक्त लग ऐसे रहा है, मैं इस वक्त मिशिगन में हूँ, तो इट्स ए वेरी क्लोज रेस एज यू नो, और इस वक्त भी ऐसे लग रहा है कि पांसा किसी वक्त भी पलट सकता है। बट वी आर वेरी होपफुल कि ये हमारी जो कैंडिडेट है कामला हैरिस, she will end up winning Michigan as well. So if we win Michigan, we win Pennsylvania, we have a much better chance to go to the White House. So I guess we are hoping for it, and with a bit caution, I am feeling that we will win both of these states. सुलेमान लालानी साहब, इंतखाबी मुहिम तकरीबन इख्तिताम को पहुँच रही है। ये बताइए कि इस इंतखाबी मुहिम में अमेरिका ने क्या खोया, क्या पाया? कुछ मुख्तलिफ थी ये पिछले इंतखाबात की निस्बत? तो हमेशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस दफ़ा जो है लोगों के वही मसाइल हैं। एक सर्वे जो हुआ था, जो नॉन पार्टिसन सर्वे था, उसके अंदर रिपब्लिकन्स के जो 2 पॉइंट सामने आए थे वो था इकोनॉमी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी।
अबाउट 40% जो थे वो इकनॉमी पे बात कर रहे थे, 37% जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी बात कर रहे थे। डेमोक्रेट्स की जो हुई उसके अंदर अबाउट 30% और सो जो थे वो इकनॉमी पे बात कर रहे थे, 20% डेमोक्रेसी पे बात कर रहे थे, 20% जो है वो हेल्थ केयर पे बात कर रहे थे, और जाके नीचे जाके 2% थे जो फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड थे। तो जितने हिसाब से लोग इन्वॉल्व होंगे वही देखने की बात है कितने लोग आते हैं। अबाउट अब तक तो 76 मिलियन लोगों ने वोट डाल चुके हैं अर्ली वोटिंग के अंदर। तो यही देखते हैं कि इस दफ़ा और कितने लोग आ रहे हैं और ये 2020 के नंबर्स को मैच करेंगे कि उसको बाईपास करके आगे निकल जाएंगे। असफर मलिक साहब, हम एक तरफ देख रहे हैं कि बराक ओबामा फैमिली, क्लिंटन फैमिली, बाइडन फैमिली डेमोक्रेट्स की कैंपेन कर रही है। कमला हैरिस के लिए कैंपेन लोगों को वोट डालने के लिए किस कदर कायल कर सकी है और निकलेंगे लोग के वोट कास्ट करें डेमोक्रेट उम्मीदवार के लिए? बस यही है कि जो ये कैंपेन करते हैं जो लोग ओबामा एंड अदर पीपल, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि डेमोक्रेट्स एनर्जाइज होते हैं। देखें डेमोक्रेट्स जो हैं वो नंबर में अगर सब निकल के आके वोट करें तो रिपब्लिकन का जीतने का चांस बहुत कम है। जब ओबामा का इलेक्शन हुआ था तो डेमोक्रेट्स एनर्जाइज थे, वो आए थे, उन्होंने वोट किया तो जीत गया, बड़े नंबर से जीता ओबामा, हालांकि वो द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और इसी तरह से जब ये बाइडन का जब ये सेकेंड टर्म अपने ट्रम्प की थी, बाइडन वन इज बिकॉज दे वर ऑल एनर्जाइज्ड के ट्रम्प से वो अनहैप्पी थे। तो ये किस्सा है सारा। तो अगर ये लोग कैंपेन करते हैं, लोग एनर्जाइज हो जाते हैं वोट करते हैं। आप देखें हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में हम 30 से 40% लोग वोट करते हैं, बाकी करते नहीं हैं। तो हम इनको भी बड़ा एनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं, एजुकेट करते हैं अपने मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को जाके वोट करो, कि वोटिंग इज़ अ राइट जो एक्सरसाइज करते हैं अमेरिकन सही तरह एक्सरसाइज करते हैं और इमिग्रेंट्स नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये लोग एनर्जाइज करते हैं। ब्लैक्स के साथ भी ये चक्कर था, ब्लैक्स वुड नेवर वोट, मगर अब उसको ओबामा के बाद से काफ़ी एनर्जाइज किया है और कमाला हैरिस से भी काफ़ी एनर्जाइज्ड हैं कुछ, स्पेशली फीमेल। अच्छा, कमाला हैरिस इज ऑल्सो एनर्जाइजिंग द फीमेल वोट्स के इमोशन इश्यूज एंड फीमेल राइट्स पे। तो ये वजह है सारी। अब इसीलिए बड़ा रेज़र थिन मार्जिन है। और देखें अब आखिरी दिन अगर ज़्यादा लोग आ गए वोट करने तो अभी रीसेंट पोल का डेटा है प्री पोलिंग में आयोवा विच हैज़ नेवर गॉन डेमोक्रेट, Kamala Harris is ahead of Trump in Iowa, जो अभी इनिशियल पोलिंग में जो डेटा है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखें अब किस तरह से लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं वोट करने, और किस तरह से ये लास्ट इलेक्शन डे विच इज टुमारो जो फिनिश लाइन में क्या होता है। सलमान बुज़ानी साहब, पहले तो ये बताइए कि आपकी इंतखाबी मुहिम कैसी जा रही है, क्योंकि आपकी और सुलेमान लालानी साहब की दोनों की बड़ी सेफ सीट्स हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट 92 टेक्सास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हूँ और मैं री इलेक्शन का लड़ रहा हूँ वापस, बट मेरे कोई सामने कॉन्टेस्टेंट खड़ा नहीं है, तो इसके लिए मैं जीत जाऊँगा। बट मेरा मकसद ये है मेरे कैंपेन में कि बाहर निकल के रिपब्लिकन्स के डोर को नॉक करना, इंडिपेंडेंट्स को, डेमोक्रेट्स को, उनको बताना कि मैं आपका स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर ऑस्टिन के अंदर लॉ मेकिंग के लिए। ये बेस्ट होता है जब आप किसी के पास जाओ, कंस्टिट्यूएंट के पास, और उनको कुछ आपको ज़रूरत नहीं है उनसे कुछ, आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हो, आप उनको सिर्फ बोल रहे हो जाके वोट करो, बिकॉज बहुत ज़रूरी है बाहर निकलना। यहाँ पे तकरीबन 50% या 60% लोग बाहर निकलते हैं नेशनल इलेक्शंस के लिए। तो मेरा गोल ये है कि उनको थोड़ा और बढ़ाना वो नंबर को, और बहुत लोग बाहर निकले ज़्यादा नंबर्स में। बुज़ानी साहब, जब आप डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाते हैं तो कौन सी ऐसी रेजोल्यूशंस हैं जो आप जाके वहाँ सेल करते हैं? मैंने काम किया है कि अपने जो कम्युनिटीज़ है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ टेक्सास के अंदर, उनको उनका हक दिया जाए। अभी सालों साल से टेक्सास कैपिटल के अंदर एक बाइबल पड़ी हुई है इसके चैपल के अंदर, राइट। तो मैं जब इलेक्ट हुआ तो मैंने एक हिस्टोरिक कुरान के ऊपर मेरा ओथ लिया, राइट। उसके ऊपर हाथ रख के मैंने अपना ओथ लिया। ऐसा कभी हुआ नहीं है पूरे हिस्ट्री के अंदर। मैंने फिर वही कुरान लेके कैपिटल के चैपल के अंदर ले गया, तो वो सेकंड बुक हुई पूरे स्टेट ऑफ टेक्सास के अंदर, जो कैपिटल के अंदर जो गई।
फिर मैंने जूइश तोड़ा को लेकर आया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम फाइट करें दूसरे रिलीजन्स के लिए भी, इंटरफेथ इन कम्युनिटी के लिए। फिर मैं हिंदू कम्युनिटी के लिए भगवत गीता को लेके गया वो चैपल के अंदर। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि हर एक रिलीजन, हर एक कम्युनिटी का अपना से हो, अपना जो आवाज़ सुना जाए, भले वोट करे कि नहीं करे। तो मैं वो डिफरेंट इलेक्टेड ऑफिशियल बना हूँ ऑलरेडी, और मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यू काम करूँ कि सबको अपनी आवाज़ दे, और ताकि वो अपने पॉलिसी शेप कर सके। जैसे हम मुस्लिम हैं, हमारा एथिक्स, हमारे वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट हैं, और वो अपने को प्रमोट करने चाहिए अपने कम्युनिटीज़ के अंदर। एंड मेरा वही मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि अपने जो अभी मैं और डॉक्टर लानी अगर फर्स्ट मुस्लिम एंड फर्स्ट पाकिस्तानी बने, मैं चाह रहा हूँ कि वो डोर खुला रहे बहुत सारे लोगों के लिए, कोई हम लोग लास्ट नहीं हो। बहुत सारे यूथ आए अपने निकल के और रन करे ऑफिस के लिए, इलेक्टेड ऑफिस के लिए। तो मैं हमेशा बात करता हूँ काफ़ी अपने यंग पाकिस्तानी अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, मुस्लिम अमेरिकन, हिंदू अमेरिकन, सब लोग को बोलता हूँ कि आप लोग आओ, आगे बढ़ो और ये पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लो, ताकि अपना आवाज़ सुन सके और अपनी जो पॉलिसी है वो कंट्री में पूरी फैल जाए। आमिर सुल्तान साहब, जैसे कि काफ़ी रोज़ से प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है, आपने बताया था कि न्यूयॉर्क में आपके हल्के में 10 से 11% साउथ एशियन कम्युनिटी है। तो दीगर कम्युनिटीज़ की तरह अगर ये भी बाहर निकले तो कितना इम्कान है कि आपकी जीत यकीनी हो सकती है? क्योंकि आपके हरीफ स्टीव स्टर्न तो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे इससे पहले। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, 22 में जब ये मैंने रेस रन की थी फर्स्ट टाइम, तो बहुत छोटा मार्जिन था और लोग 10,000 उस वक्त कहा जाता था, अभी कहते हैं 12 to 15,000 साउथ एशियंस हैं यहाँ पे। वो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है, लोग बातें भी कर रहे हैं, निकलना नहीं चाहते, बिजी हैं बच्चों में, जॉब्स में, ऑफिसेज में, घर में। लेकिन ये कि अब एक दिन रह गया, 9 दिन से चल रहा था सिलसिला, अब एक दिन रह गया, कल का फाइनल डे है। यही मेक और ब्रेक डे है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे हमारे नंबर्स आते हैं एवरी डे, अर्ली वोटिंग के नंबर्स एवरी डे आते हैं हमें बताते हैं हमारी कैंपेन के आप कैसा जा रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैप्पी, माई कैंपेन इज हैप्पी कि मेरे नंबर्स अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ी सी पुश चाहिए। आई हैव द नंबर्स, आई कैन गिव यू हाउ मच वोट्स आई एम बिहाइंड विद, हाउ मच आई नीड। 1900 वोट्स का फ़र्क है। तो मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों से, बहनों से, वतन वालों से, मेरे मज़हब वालों से कि प्लीज़ कल निकलें। 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक वोटिंग है, काफ़ी टाइम है और वर्किंग डे है, तो होपफुली इतना रश भी नहीं होगा। इस दफ़ा अर्ली वोटिंग में रश बहुत था, वीकेंड्स पे लोग बहुत 1.5 घंटा की लाइन थी। हमारे लोग बहुत कम नजर आए फिर भी उन लाइन्स में। तो कल हमारे लोगों को प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लोग निकलें, वोट करें। तनवीर अहमद साहब, आपके नज़दीक इस बार कितने पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो इलेक्शन जीतने में कामयाब होंगे? क्योंकि एक तो पेंसिल्वेनिया से कांग्रेस का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर मिशिगन से और दूसरी रियासतों से भी, टेक्सास से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग, न्यूयॉर्क से भी लड़ रहे हैं। देखिए, दो पहलू हैं। जो एक तो स्टेट सेनेट है जिसमें ललानी साहब है और बुजानी साहब है, ये दोनों टेक्सास से हैं। जो ललानी साहब है वो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ह्यूस्टन से, और बुजानी साहब डैलस एरिया से उनका ताल्लुक है। ये तो डेफिनेटली जीत जाएंगे, ये उनकी एक सेकंड टर्म है। पहले टर्म में भी बड़े अच्छे लीड से वो जीते थे, तो इस वक्त भी पूरा इम्कान है कि वो जीत जाएंगे। रही बात ये बशीर साहब जो कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए एक बहुत ऑर्गेनाइज कैंपेन की जरूरत पड़ती है। काफ़ी सारा पैसा लगा के कुछ PR फर्म्स हायर करनी पड़ती हैं जो आपकी कैंपेन को आगे लेके जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये बशीर साहब ने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया और अपनी कैंपेन को लेके आगे चले हैं, इट वाज कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्थोडॉक्स जो था ना, वो उनका एक तरीका था इसको लड़ने के लिए। मेरा मानना ये है कि अगर आपने इतने बड़े इलेक्शन पे जाके लड़ना है तो आपको 2 से 3 साल पहले अपनी कैंपेन शुरू करनी पड़ती है। PR फर्म्स को लेके, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि इतना ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ता है कि आपको हर चर्च में जाएं, उधर स्कूल्स में जाएं, जो कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं वहाँ के, उनमें जाके हिस्सा लें ताकि अपने आप को उस कम्युनिटी में जाहिर कर सके कि आपके गोल्स क्या हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो कि
ये बिल्कुल भी वो चीजें नहीं कर सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जीत सकेंगे। रही बात जो दूसरी एक खातून की आप बात कर रहे हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही अलमिया है कि वो टिकट तो उनको मिल गई क्योंकि उनके पास कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने बोला चले इनको देख के ना एक ट्राई की जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जीत पाएंगे। नसीम हैदर, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो वाबस्ता लोग हैं उनसे बात करें अमेरिका में, लेकिन इंतखाबी अमल में आपको कितनी वो मुतहरक नज़र आई है पाकिस्तानी कम्युनिटी, और क्या वो भी मुनकसिम है जो एक डिवाइड की हम बात कर रहे हैं अमेरिका में? देखिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ सबसे बड़ा अलमिया यही है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहस बहुत करती है, मुजाहिरों के लिए निकलेगी लेकिन वोटिंग के लिए नहीं। तो एक तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसकी तादाद सिर्फ 6 लाख है। 1% टोटल जो है वो मुसलमान हैं अमेरिका में, 6 लाख सिर्फ पाकिस्तानी हैं, और वो भी बड़ी कई रियासतों में फैले हुए हैं, और उसके बावजूद वो वोट के लिए निकलते नहीं। लेकिन यहाँ तक तकसीम का आपने कहा, एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि वो किसी मस्जिद में जहाँ नमाज जुमा पढ़ने जाते हैं वहाँ वो गए, तो उनको आमतौर पर वेलकम किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा जब वो गए तो उन्हें रोका गया। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो इस मस्जिद में नहीं आ सकते क्योंकि जो आपका दूसरा मुखालिफ उम्मीदवार है वो यहाँ आता है। तो उन्होंने कहा अगर मैं जीत गया तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा फिर आप आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं हार गया, तो उनके पास जवाब नहीं था कि वो क्या जवाब दें। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी, तो उन्होंने कहा हाँ आप उस सूरत में भी आ सकते हैं। तो इतनी तकसीम है। बात हो रही है अमेरिका के इंतखाबात में, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, और कमला हैरिस कामयाब होती हैं तो फिर क्या हो सकता है। हम इसी हवाले से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। शाहिद अहमद खान साहब से हम बात करेंगे। शाहिद साहब, अक्सर लोग ये बयानियाँ पेश करते हैं कि चीन के ख़िलाफ़ भारत की मोहब्बत में अमेरिका ने पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया। अगर पाकिस्तान वाकई इन ताल्लुकात में संजीदा है तो फिर क्या फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को रेलेवेंट बना सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है अमेरिका के लिए, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान को अमेरिका ने 1947 से जब से पाकिस्तान बना, अमेरिका ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान के डैम, पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान की बिल्डिंग, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मल्टीपल चीज़ें, और आजकल भी पाकिस्तान को अमेरिका बहुत सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो उसमें भी उसकी एक्सप्लोरेशन में और उसकी स्टडीज़ में अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने अभी भी $300 मिलियन की जनरेटर्स, जी की टर्बाइंस परबेला में नई इंस्टॉल करवाई हैं, एंड दे आर बीन सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स व्हिच आर अंडर आर्ट्स एंड कल्चर, द श्राइन्स एंड आल्सो म्यूजियम्स, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। तो ये चीज़ें सारी होती रही हैं। सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा असिस्टेंस पाकिस्तान को मिल रही है। आप ये देखिए, लास्ट वीक भी सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स इधर आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए, और उससे पहले मिलिट्री ऑफिसर्स भी आए हुए थे सेंटकॉम। तो वो तो चीज़ें जारी हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि चाइना और इंडिया, वो तो इंडिया के साथ अमेरिका की एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, चाइना के साथ भी एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। पाकिस्तान डजंट हैव मच टू डू विद इट। अमेरिका को इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि चाइना के साथ तो पाकिस्तान की क्या रिलेशनशिप है। इशू उनसे जो चाइना के कमर्शियल लोन्स हैं उससे इशू रहता है, क्योंकि वो चाइना के जो कमर्शियल लोन जब उनके इंटरेस्ट वापस करने होते हैं, उनकी पेमेंट्स करनी होती है, तो अमेरिका डजंट वांट कि IMF के जो आप जो लोन ले रहे हैं उससे वो रीपे करें। तो दैट इज़ द इशू। शाहिद खान साहब, आम तासुर है कि जो डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन सदर, उनकी खारजा पॉलिसी नहीं बदलती बल्कि उसको हासिल करने के अहदाफ बदलते हैं। तो अगर इसको हम इस तरह से देखें कि ये तासुर जो है वो ठीक है या गलत है? पाकिस्तान के तनाजुर में और बाकी दुनिया के तनाजुर में भी ये बिल्कुल बात आपने ठीक की, ऐसे ही है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं जो के फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी की सजेशन देते हैं, एंड इवेंचुअली गो टू द वाइट हाउस एंड व्हेन दे गो टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गेट इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर थिंक टैंक्स हैं, यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर ट्राइलैटरल कमीशन है, पेंटागन है, एंड देयर आर मेनी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड थिंक टैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस who discuss and formulate the suggested foreign policy. पेंसिल्वेनिया चलते हैं जहां जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई मौजूद हैं। अयाज, पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था, तो उसका कितना असर लोगों के जहनों पर नज़र आ रहा है? डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन वोटर्स क्या कहते हैं कि इस रियासत के नताइज पर इस वाक़े का किसी हद तक असर हुआ है?
इलेक्शन में कुछ ही जो है पोलिंग के अंदर कुछ ही घंटे रह गए हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट ये पेंसिल्वेनिया की रियासत का जो वोट है 19 इलेक्टोरल कॉलेज के जो लोग मुंतखब यहाँ से होंगे उन्होंने इस पूरे सिस्टम का पलड़ा जो है वो चेंज करना है। कुछ हमारे पास लोग मौजूद हैं यहाँ पर लोकल, उनसे हम बात करेंगे कैसे देखते हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को और पेंसिल्वेनिया का किरदार इस इलेक्शन में कितना है। पेंसिल्वेनिया जैसे आप मालूम है कि एक स्विंग स्टेट है और ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। आप अगर देखें तो रोज़ाना ही कोई दोनों मेन कैंडिडेट्स में से या चारों मेन कैंडिडेट्स में से कोई ना कोई यहाँ पे आता है और वो अपने आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम क्या पेश करना चाह रहे हैं और क्या हमारी पॉलिसीज़ होंगी, किस तरह से हम चेंज लेके आएंगे। जो करंट पॉलिसीज़ हैं और जो ट्रम्प हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल कंटिन्यूसली चेंज करेंगे, वॉर्स को स्टॉप करेंगे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स में वो चेंज लेके आएंगे और इन्हांसमेंट करेंगे ताकि मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस कर सकें। फिलाडेल्फिया जहाँ पर सदारती डिबेट भी हुई थी और पिट्सबर्ग की बात की जाए तो वहाँ स्याह फार्म वोटर्स है, डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करता रहा है। अगर वो वोटर जो है बड़ी तादाद में निकला, ख़वातीन ने वोट पोल किए तो कामिला के अच्छे चांसेस हैं। और इसके अलावा जो रूरल काउंटीज़ हैं वहाँ डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिंपैथी वोट भी उनको मिल रहा है और उन्होंने मुतअद्दिद दौरे भी किए। कैंपेन के आखिरी दिनों में भी दोनों जो हैं सदारती उम्मीदवार वो उन्होंने पेंसिल्वेनिया पर ही फोकस रखा। असफर मलिक साहब, अमेरिका में सदारती इंतखाबात के साथ साथ कांग्रेस यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी इंतखाबात होते हैं, रियासती असम्बलियों के भी मुख्तलिफ बोर्ड्स और जजेस का भी चुनाव किया जा रहा होता है। कांग्रेस का पलड़ा किस तरफ आपको जाता नजर आ रहा है? आम आवाम है वो ये चाहती है कि कांग्रेस और प्रेसिडेंट हाउस डिवाइडेड रहे, तो उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। कोई एक साइड अगर हो जाए ना तो फिर वो बड़े चेंजेस लाएंगे अपने मकसद के लिए और जो उनका एजेंडा है। So the public usually, or market especially, the market and the economy wants things to be stable. So they want के कोई divided house रहे। तो उसमें ये कि इंडिविजुअल सेनेटर्स और कांग्रेसमैन अपने अपने इलाकों में जो हैं वो यूजुअली इनकम्बेंट्स जो रहते हैं ना वो उनके चांसेस होते हैं ज़्यादा जीतने के। कुछ जगह इनकम्बेंट्स रिटायर हो रहे हैं तो नया आदमी आता है, कुछ जगह इन्होंने चेंजेस अगर कोई रेडिकली किसी ने कुछ किया है गलत और जो डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए हैं। तो अब जैसे टेक्सास में क्रूज जो है वो इज़ विनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मगर टेक्सास की डेमोग्राफी चेंज हो गई है और ये वुमेन इश्यूज पे अभी चांसेस हैं कि डेमोक्रेट सेनेटर जीत सकता है, विच हैज़ नेवर हैपेंड। हो सकता है। अब ये सारी बातें हैं, डिटेल हैं, हर जगह की अलग अलग हैं, बट द चांसेस आर के कह रहे हैं कि सेनेट में मे बी डेमोक्रेट्स विल टेक अ मेजॉरिटी। तो कह रहे हैं, अब देखें, अब रिजल्ट्स आते हैं तो देखते हैं कैसा होता है। तो यही कह रहे हैं कि अगर ट्रम्प जीतता भी है तो डेमोक्रेट्स की अगर मेजॉरिटी होगी तो चीज़ बैलेंस रहेंगी थोड़ी बहुत, एक साइडेड लॉप साइडेड नहीं होगी उस वक्त। सलमान बोजरी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उनके लिए सदारती इलेक्शन से ज़्यादा लोकल बोर्ड, रियासती असम्बली, जजेस का इंतखाब ये ज़्यादा मैटर करता है उनकी लाइफ पर? या आई डोंट थिंक उनको काफ़ी अंदाज़ा है कि कितना उनका वोट मायने रखता है और अपनी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं होती है। जिस तरीके से मैं और डॉक्टर लानी पहले पाकिस्तानी बने, पहले मुस्लिम बने, पूरे स्टेट ऑफ टेक्सास के अंदर जो लेजिस्लेचर के अंदर इलेक्ट हुए, तो आई फील कि जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं आती है लोगों को, जब भी समझ नहीं आता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम कितना ज़रूरी है यहाँ पे वोट करना, अपने ज़्यादा आवाज़ आगे नहीं बढ़ेगी। और आप वही देख रहे हो कि जो मिडल ईस्ट में हो रहा है वॉर, उसके लिए भी आप सिमिलर चीज़ें हैं, बिकॉज अपने बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं रन करते, इलेक्ट नहीं होते, इसके लिए अपनी पॉलिसी शेप नहीं होती ये कंट्री के अंदर। आमिर सुल्तान साहब, 7 करोड़ 70 लाख यानी तकरीबन 1/3 वोटर अपना हक राय दही पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। आपने भी इस बार में बात की थी। आपके हल्के पर अर्ली वोटिंग की शरह के असरात क्या रहे हैं, और ये भी कि अर्ली वोटिंग के मुकाबले में इलेक्शन डे पर वोट डालने वालों की शरह क्या होती है? बहुत बड़ा फर्क होता है। रिपब्लिकन जो है ना वो प्राइमरीली ऑन द डे, यानी कल उनका जो डे फिक्स होता है ट्यूसडे, वो कहते हैं वही वोटिंग डे है। ये वो बिलीव नहीं करते अर्ली वोटिंग में और एब्सेंटी बैलेट वगैरह में। लेकिन इस दफ़ा
इस दफ़ा ऐसा है कि रिपब्लिकन्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में निकले हैं अर्ली वोटिंग के लिए भी, और हमारे पास डेटा आ रहा है कि कितने रिपब्लिकन्स कंजर्वेटिव्स निकले हैं और कितने रह गए हैं। अभी भी बहुत सारे रिपब्लिकन कंजर्वेटिव्स नहीं निकले, वो कल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं ना, परसेंटेज वाइज, तो अभी भी मैं ये आई थिंक जो लोग अर्ली वोटिंग में रिपब्लिकन्स निकले हैं परसेंटेज वाइज कम है, अभी ज़्यादा कल निकलेंगे। तनवीर अहमद साहब, नताइज तो शायद 5 नवंबर की शब आ जाए, मगर इस बार आपको पुरतशद्दुद वाक़यात का खदशा है या इस मरतबा शायद इसका इम्कान ना हो? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आपको 5 की रात को शाम को जो है ना, चाहे वो 12 बजे या 2 बज जाए, कि आपको नताइज पूरे मिलेंगे। मुझे ये लगता है कि अगर आप थोड़ा सा देखें तो 2012 में या इससे पहले भी एक दफ़ा 2-3 दिन बाद जाके ये डिक्लेयर हुआ था कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन है। तो इस दफ़ा भी मुझे जो खदशा है वो यही है कि ये जाके तकरीबन 7 या 8 तारीख को फाइनल जो विनर होगा वो डिक्लेयर होगा। अब जो बैरिकेड जो आपने बात की है वो लग रहे हैं, उनको यही खतरा है कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की आखिरी दिन था, जब वो जनवरी में जा रहे थे, तो कुछ अनहोनी ऐसी हो गई थी, लोगों ने कुछ ने बेसिकली ना वो जलसे जुलूस भी करने शुरू कर दिए थे। तो इस वक्त जो सूरत हाल यही नज़र आ रही है कि जी कमाला हैरिस के जीतने के चांसेस काफ़ी हैं। अगर देखा जाए तो पेंसिल्वेनिया में ना 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जबकि मिशिगन में 15 हैं, तो ये कुल मिला के 34 इलेक्टोरल वोट्स है। ये 34 इलेक्टोरल वोट्स बहुत ज़्यादा है कमाला हैरिस को जितवाने के लिए, और सब यही खदशा कर रहे हैं कि अगर कमाला हैरिस जीत गई तो जो रिपब्लिकन्स के सपोर्टर्स हैं या जो कि ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं वो कुछ स्ट्रीट्स पे ना आ जाएं या कुछ इस तरह की अनहोनी ना करें जो कि पहले भी एक दफ़ा हो चुकी है। नसीम हैदर साहब, सभी की नज़र इलेक्शन पर है, आपकी नज़र इस इलेक्शन में किस पर है? मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इलेक्शन से एक दिन पहले जो घड़ी की सुइयाँ हैं अमेरिका में, जो बड़ी सुई है वो 1 घंटा पीछे हुई है। तो ये देखना होगा, न्यूयॉर्क मैराथन से पहले हुई और अब इलेक्शन मैराथन आ रही है। एग्जैक्टली, तो देखना ये है कि क्या अमेरिका जो है वो भी कुछ एक स्टेप पीछे जा रहा है ट्रम्प की तरफ, या फिर कमाला जो कह रही हैं कि वी आर नॉट गोइंग बैक, आगे जाना है। अब यही सवाल होगा कि अगर कमला हैरिस पहली खातून सदर बनने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर कितना आगे जाएगा अमेरिका और क्या तब्दीली आएगी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शाहिद अहमद खान साहब, आप कैंपेन ट्रेल पर है, वो मिशिगन रियासत में अभी उसका जिक्र भी हुआ कि उसके 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं। कमला हैरिस हो या ट्रम्प, दोनों सदारती उम्मीदवारों की ज़्यादातर इंतखाबी मुहिम स्विंग स्टेट्स में रही हैं। अब होनी भी चाहिए थी चूँकि उम्मीदवार की जीत या हार तय यहाँ से होती है, मगर क्या इससे जो रेड रियासतें ब्लू और ब्लू रियासतें रेड बनाने की जो मौसर कोशिशें होनी चाहिए थी या की जाती हैं, वो फिर रह नहीं गई पीछे बहुत? देखिए, जैसे स्टेट्स लाइक टेक्सास, लाइक मिशिगन और लाइक जॉर्जिया और देयर आर 7 और 8 अदर स्टेट्स, या ये होता रहता है वहाँ पर कि कभी एक सेनेटर रिपब्लिकन आ गया, कभी डेमोक्रेट आ गया, और ये फाइट चलती रहती है। मेन न्यू हैम्पशायर में भी ऐसे होता है, तो ये तो रहता है। और लेकिन यही स्टेट्स हैं जो बॉर्डर लाइन है, जो बैटल ग्राउंड स्टेट जिन्हें कहा जाता है, तो ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव कैंपेन इन स्टेट में हो सकती है। जो ब्लू स्टेट्स हैं या रेड स्टेट्स हैं, वो तो ऑलरेडी ब्लू और रेड स्टेट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं होती और रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए फोकस अब ये 7 या 8 स्टेट्स पर है। और आप देख भी रहे होंगे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस विजिटिंग ऑल दीज स्टेट्स। अभी कल वो मिशिगन में थी, तो उन्होंने जो मुस्लिम से रिलेटेड इश्यूज थे, स्पेशली वॉर इन मिडल ईस्ट, उस पर उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आई तो वॉर को हम स्टॉप करेंगे और कोर्स पैलेस्टीनियंस हैव द राइट टू हैव देयर ओन प्लेस। तो वो 2 स्टेट थ्योरी पे वो मामला काम करेंगे। शी ऑल्सो सेड यू विल हैव अ सीट ऑन द टेबल। तो ये सारी चीज़ें तो इसी तरह से ही होती हैं और ये बैटल ग्राउंड स्टेट में ये सारी वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनके हिसाब से टेलर करनी पड़ती है अपनी कन्वर्सेशन। तनवीर अहमद साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लू रियासतों में ज़्यादा इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, तो अपना फ़ायदा
तो क्या होगा? क्या इस इक़दाम से रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस की मुहिम को ब्लू रियासतों में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, इसमें कोई ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। ये कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जो पूरी की पूरी अंडरस्टूड होती है। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया है, आप पूरा साल जाके ना उधर रिपब्लिकन्स कैंपेन करते रहेंगे ना तो वो ब्लू स्टेट ही रहनी है, वो रेड नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप टेक्सास में आ जाते हैं तो टेक्सास स्टेट जो है ना उसने रेड ही रहना, ब्लू नहीं होनी है। तो इस तरह की स्टेट्स में जाके कोई compete करना या अपनी कैंपेन करने का ना किसी भी पार्टी को कोई फायदा नहीं होता। जो स्विंग स्टेट्स आती हैं जिसमें एरिजोना है, नेवाडा है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, कनेक्टिकट है, ये जो 5-6 स्टेट्स हैं ये बड़ी क्रिटिकल स्टेट्स हैं जिनमें इलेक्टोरल वोट्स भी काफ़ी हैं। और अगर इन स्टेट्स में अगर आप जाके ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो रिजल्ट्स जो है ना वो काफ़ी उस पार्टी के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो पिछला जो इलेक्शन हुआ था तो तकरीबन सिर्फ 77,000 वोट्स का डिफरेंस था बिटवीन प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट ट्रम्प की हार जीत में। और अगर इससे पहले जब ट्रम्प और हिलरी क्लिंटन का जो इलेक्शन हुआ था तो ओवरऑल वोट्स में तकरीबन 44,000 वोट्स का डिफरेंस था, लेकिन फर्क जो पड़ा था वो इलेक्टोरल वोट्स का पड़ा था। तो इस वक्त ये होता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे एक पॉपुलर वोट की इतनी कदर नहीं होती है जितनी कि इलेक्टोरल वोट्स की होती है। इस चीज को मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि जब 2016 में प्रेसिडेंट ट्रम्प का और हिलरी क्लिंटन का जो इलेक्शन हुआ था तो पॉपुलर वोट उस वक्त वो हिलरी क्लिंटन के पास था, लेकिन इलेक्टोरल वोट ज्यादा होने की वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे ना वो इलेक्ट हो गए थे। कामला हैरिस बतौर पहली खातून, पहली गैर सियाफाम, पहली एशियाई खातून सदर बनती हैं तो अमेरिका में तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं? इस बारे में हम मज़ीद सवालात भी करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं न्यूयॉर्क में जहां जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियाँ मौजूद हैं। अजीम मियाँ, वोटर्स क्या समझते हैं? कामला बतौर खातून सदर किन चीज़ों को तरजीह देंगी? क्या अहम होगा उनके लिए? जो कमला हैरिस है वो भी आपकी तरह से एक एशियाई जमैकन खातून है। जी। अगर वो सदर बन गई तो आपकी तवक्को क्या है कि वो क्या करना चाहिए और आपकी अपनी प्रेफरेंस क्या है कि आप इसको वोट देंगे? जी, मेरी भी यही है कि कमला हैरिस को ही वोट देंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये जो अभी जंग शुरू हुई है इसमें काफ़ी ये अपना कोई बेटर किरदार करेंगे। तो जी कमला हैरिस जो है वही आपके वोटर है। उसने चाइल्ड क्रेडिट का जो उसमें $6,000 प्लस लाइक अ फर्स्ट टाइम होम बायर जो दे रही है $25,000 दे रही है, प्लस न्यू बिजनेस के लिए उसका $50,000 का जो क्रेडिट देने का जो प्लान है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसके अलावा वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट $300,000 to $400,000 जो बिजनेसमैन है उसको क्रेडिट की मद में डिस्काउंट देने के। मैं जाती तौर पे डेमोक्रेट को क्योंकि फेवर करता हूं तो मेरा वोट जो कमला के लिए होगा। अब आप उससे किन कौन सी तब्दीलियों की तवक्को रखते हैं कि कैसी तब्दीलियां वो लाए? जी, मैं पहली बात तो यही जो जंग है खासकर गाजा में या दोबारा उसमें ईरान में स्टार्ट होने वाली है, मेरी इनसे रिक्वेस्ट यही होगी और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये उसको जो है काफी हद तक खत्म करेंगी और उसको कशीदगी को कम करने में काफी मदद इनसे मिलेगी। जैसे वो माइनॉरिटी से है, वो इस जनरेशन को बहुत हेल्प कर सकती है, वो समझ सकती है सब कुछ। एशियन जमैकन है। डेमोक्रेट पहले हम उसको वोट देते थे, उन्होंने जो है वो जंगों की हमायत की, इसलिए अब उस तरफ जो है ना आप हाँ जी वोट नहीं देंगे। आई डोंट सी नो तब्दीलियां। अच्छा जी। द ओनली थिंग व्हाट एवर द जो बाइडेन इज डूइंग उसको ऑलमोस्ट क्लोज टू व्हाट एवर जो उसने किया वही करेगी। I am a registered Republican for the first year, usually Democrat, but I'm not going Democrat this year just because inflation. असफर मलिक साहब, अफ्रीकन अमेरिकन ओबामा का इंतखाब उस वक्त पूरी दुनिया पर उसका इम्पैक्ट हुआ था। अगर इंडियन अमेरिकन जो पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली कामला हैरिस हैं वो जीतती हैं तो उसके आपके ख्याल से क्या असरात होंगे? अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चेंज होगा क्योंकि a woman president who's also black, South Asian and black both. तो ये अमेरिका के लिए बड़ी बात होगी। दुनिया में तो देखें ना, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो रही हैं और अच्छी टर्म गुजारी उन्होंने, इंडिया में रही हैं, बांग्लादेश में रही हैं, एशियन कंट्रीज़ में रही हैं और यूरोप में तो बहुत जगह वुमेन हैव बीन प्रेसिडेंट्स एंड रूलिंग।
तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, अमेरिका के लिए नई चीज़ है। अमेरिका में आज तक एक जेरल्डीन फरारो खड़ी हुई थी बहुत ज़माने पहले, एंड एज अ वाइस प्रेसिडेंट शी लॉस्ट, और उसके बाद से कोई हिलरी क्लिंटन ऑफ कोर्स डिडंट विन, और अब ये पहली दफ़ा है कि कमाला हैरिस माइट विन, एंड दैट विल बी अ बिग फीट फॉर अस, फॉर अमेरिका। सलमान भुजानी साहब, ओबामा के सदर बनने से जो अमेरिका में तब्दीली आई थी, उस पस मंजर में देखें तो कमला हैरिस सदर बने तो अमेरिका में क्या तब्दीलियां आएंगी, यानी कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा? क्या ये एक सिंबॉलिक चीज़ बन जाएगी? आई थिंक अगर कमला हैरिस जीती है तो अमेरिका में काफ़ी तब्दीली आएगी कि बहुत सालों से जो हेट का रेटरिक चल रहा है, बहुत लोग, अगर आप अलग, चमड़ी आपकी अलग है या आपका रिलीजन अलग है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, तो बहुत यहाँ पे हेट चल रहा है अमेरिका के अंदर, राइट? इमिग्रेंट हो आप तो आपको पसंद नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप का जो रेटरिक है, जो बोल रहे हैं लोगों को कि इमिग्रेंट्स बहुत ख़राब होते हैं, वो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, वो लोग अपने रिसोर्सेज यहाँ से सक करते हैं। पर अभी आप एग्जांपल ले लो, टेक्सास के अंदर जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स है वो $4.9 बिलियन टैक्स पड़ते हैं, जिससे स्टेट को का फ़ायदा पहुंचता है और अपनी कंट्री को भी फ़ायदा पहुंचता है। तो आई थिंक आप देखोगे अगर कमला हैरिस जीती है तो वो ज़्यादा इक्विटी की बात होगी कि हर सब एक अमेरिकन, सब एक टेक्सन सिमिलर है और सबको सही उनका हक मिलना चाहिए। और जो कंपैशन बोलते हैं इलेक्टेड ऑफिशियल्स, उनको कंपैशन होना चाहिए, उनको प्यार होना चाहिए अपने कंस्टिट्यूएंट से। खुद के लिए काम नहीं करो, दूसरों के लिए काम करो। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्विस, राइट? कि आप पब्लिक सर्वेंट हो, और वो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कूट के भरेगा अमेरिका के अंदर। सुलेमान रालानी साहब, तब्दीली का नारा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर हुआ था। अगर कामला जीती तो जिनसी मसावात के हवाले से आप दुनिया भर में उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? आई थिंक देखो, अमेरिका जो है वो लीड करता है, तो जो भी पॉलिसीज यहाँ पे आएगी उस हिसाब से फर्क पड़ेगा लोगों को। अपने कंट्रीज के अंदर फर्क पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, हेल्थ पॉलिसी हो गई, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसके हिसाब से जो है बाकी सारी चीज़ों का भी असर पड़ता है। तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ आएगी, उनकी जो पॉलिसीज होगी उसको लाजमी तौर पर जो है वो उसका दुनिया भर में असर पड़ेगा। आमिर सुल्तान साहब, ट्रंप की जीत से डेमोक्रेट्स और कामला की जीत से रिपब्लिकन अमेरिकियों और दुनिया को डरा रहे हैं, तो ट्रंप सदर बनते हैं तो पाकिस्तानियों को वीज़ा और दीगर उमूर से परेशान होना चाहिए? पाकिस्तानियों को ट्रंप के जीतने से वीज़ा इश्यूज होंगे? आई डोंट थिंक कि ट्रंप के जीतने से पाकिस्तानियों को कोई वीज़ा इश्यूज होंगे। देखें, फॉरेन पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो ट्रंप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, या कोई बाइडेन भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। मेन ट्रंप का क्या एजेंडा है, वो चाहते हैं कि मुल्क में की इकानमी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए, और वर्ल्ड अरीना में अमेरिका की जो एक्सटेंडिंग है वो होनी चाहिए, जो अभी नहीं है एक्चुअली, राइट? सिर्फ पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ, पावर या वॉर के एस्पेक्ट से नहीं कर रहा, पॉलिटिकली जो एक बना एक माइंडसेट होता है या एक आपका इमेज होता है, वो नहीं है। तो ही इज़ मोर बिजनेस गाय। वो कहता है कि मुल्क में खुशहाली होनी चाहिए, पूरी दुनिया के साथ मिल के बिजनेस करना चाहिए, वो इसका एजेंडा है। तो वो अगर वो लोगों पे पाबंदियां लगाना शुरू कर देगा जिसके साथ वो ट्रेड करना चाहता है, तो फिर वो तो ही इज गोना फेल इन हिज एजेंडा। नसीब साहब, क्या इस इलेक्शन में कुछ दाव पर भी लगा हुआ है? क्या वो अमेरिका के अंदर शख्सी आज़ादी का मामला हो सकता है, या फिर अमेरिकी माशरे में तवाज़ुन, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि जो दाव पर हैं इस इंतखाबात में? मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ दाव पर लगी हुई है अमेरिका में, वो ख़ुद अमेरिका की साख है। यानी क्या अमेरिका वाकई जमहूरी मुल्क है? और अगर जमहूरी मुल्क है तो जो उसके इंतखाबात हो रहे हैं उसके ऊपर क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? ये मेरे ख्याल में जो जमहूरियत का जो चैम्पियन है इस वक्त, वो उसमें जो जमहूरियत आती है या उसको कंटेस्ट किया जाता है, ये सबसे बड़ी जो चीज़ है मेरे ख्याल में वो दाव पे लगी है। इसका पता लग जाएगा इंतखाबात के दिन। नसीम हैदर, आपका भी शुक्रिया, दीगर तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया। आज इस प्रोग्राम के बाद अब वो वक्त शुरू होगा जब अमेरिका में इंतखाबात हो रहे होंगे। 5 नवंबर मंगल का दिन, जिन लोगों ने अब तक वोट कास्ट नहीं किए वो उस दिन अपना वोट कास्ट करेंगे, और फिर जियो न्यूज़ की टीम उस इलेक्शन डे पर भी और उसके अगले आने वाले घंटों में भी आपके साथ होगी। इजाज़त दीजिए।